कार्तिक मास की अमावस्या करीब थी और पूरा शहर दियों की रोशनी में नहाने को तैयार हो रहा था। शांति निवास के हर कोने से उल्लास छलक रहा था, सिवाय उस पहली मंजिल के बंद दरवाजे के, जहां मानसी खड़ी होकर बालकनी की रेलिंग को भींचे हुए थी। नीचे आंगन से आती हंसी ठिठोली की आवाज़ें, कढ़ाई में पकती हुई गुजियों की महक और बच्चों के दौड़ने की धमक मानसी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। दिवाली आने में बस 2 दिन बचे थे। नीचे उसकी जेठानी मंजू और देवरानी अलका मिलकर घर के मुख्य द्वार पर फूलों की बंधनवार लगा रही थी। सासू माँ सावित्री देवी अपनी वही पुरानी आराम कुर्सी पर बैठकर निर्देशों की झड़ी लगा रही थी। अरे मंजू, गेंदे के फूल थोड़े घने लगाना, लक्ष्मी जी का स्वागत फीका नहीं होना चाहिए। और अलका, वो रंगोली के रंग अभी तक नहीं मिले। मैंने कहा था ना कि इस बार मोर वाली डिजाइन बनेगी। सावित्री देवी की आवाज़ में एक कड़कपन था, लेकिन उस कड़कपन के पीछे घर को जोड़कर रखने वाली एक डोर भी थी। मानसी ने एक गहरी सांस ली और अपनी नज़रें आसमान की ओर उठा ली। पिछले साल तक वो भी इसी टीम का हिस्सा थी। वो रंगोली एक्सपर्ट मानी जाती थी। सावित्री देवी खुद कहती थी कि रंगोली तो मानसी ही बनाएगी, उसके हाथ में तो जैसे जादू है। लेकिन इस साल मानसी के हाथों में रंग नहीं, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। सब कुछ 6 महीने पहले की उस शाम को बदल गया था। मानसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर थी। काम का दबाव और घर की जिम्मेदारियां दोनों के बीच वो पिस रही थी। उस दिन घर में सत्यनारायण की कथा थी। सावित्री देवी ने उसे समय पर आने की ताकीद दी थी, लेकिन ऑफिस में एक अर्जेंट क्लाइंट मीटिंग आ गई। मानसी ने फ़ोन करके बता दिया था कि उसे देर हो जाएगी, लेकिन जब वो घर पहुंची तो आरती हो चुकी थी और मेहमान प्रसाद ले रहे थे। सावित्री देवी का गुस्सा उस दिन 7वें आसमान पर था। उन्होंने सबके सामने मानसी को नहीं डांटा, लेकिन जब मेहमान चले गए तो उनका सब्र टूट गया। मानसी, पैसा कमाना ज़रूरी है, मैं मना नहीं करती, लेकिन क्या पैसा इतना बड़ा हो गया कि घर के संस्कार और पूजा पाठ सब भूल जाओगी? हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे कि घर की मंझली बहू पूजा में नहीं थी? मानसी उस दिन बहुत थकी हुई थी। 10 घंटे की शिफ्ट और ट्रैफिक से जूझने के बाद उसे उम्मीद थी कि घर पर उसे समझने वाला कोई होगा, लेकिन सास की फटकार ने अब उसके सब्र का बांध भी तोड़ दिया। मम्मी जी, मैं कोई किटी पार्टी में नहीं थी, मानसी ने तल्खी से जवाब दिया था। मैं काम कर रही थी और उसी काम से इस घर की ईएमआई में मदद मिलती है। अगर आपको सिर्फ घर में रहने वाली और पूजा की थाली सजाने वाली बहू चाहिए थी तो मुझे शादी से पहले बता देना चाहिए था। बात बढ़ती गई। अंकुर, मानसी का पति, उस वक्त चुप रहा, जो मानसी को सबसे ज़्यादा अखरा। उसे लगा कि इस घर में उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं है, सिर्फ उसकी उपस्थिति की हाजिरी लगाई जाती है। उस रात के झगड़े के बाद मानसी ने फैसला कर लिया कि वो इस घर में रहेगी, लेकिन अलग। उसने पहली मंजिल पर बने छोटे से सेट में अपना गृहस्थी अलग बसा ली। किचन अलग, खाना अलग और त्यौहार अलग। शुरुआत में तो मानसी को अपनी ये आज़ादी बहुत पसंद आई थी। ना कोई टोकने वाला, ना सुबह उठने का झंझट, ना किसी रिश्तेदार के आने पर चाय बनाने की मजबूरी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और त्यौहार नज़दीक आए, ये आज़ादी उसे सन्नाटे जैसी लगने लगी। आज धनतेरस था। नीचे से आती घी की और इलायची की महक ने मानसी की भूख बढ़ा दी थी, लेकिन उसके अपने किचन में सन्नाटा था। उसने सोचा था कि वो अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लेगी, लेकिन त्यौहार के दिन बाहर का खाना मन गवाही नहीं दे रहा था। शाम को अंकुर ऑफिस से आया। उसके हाथ में मिठाइयों के डिब्बे और कुछ उपहार थे। वो पहले नीचे गया, माता पिता से मिला और फिर थके कदमों से ऊपर आया। मानसी ने दरवाज़ा खोला। अंकुर के चेहरे पर एक उदासी थी, जिसे वो चाहकर भी छिपा नहीं पा रहा था। फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ, मानसी ने सामान्य होने की कोशिश करते हुए कहा। अंकुर सोफे पर बैठ गया। नीचे माँ बेसन के लड्डू बना रही है, तुम्हारे वाले फेवरेट, जिसमें वो एक्स्ट्रा काजू डालती है। मानसी का हाथ चाय की पत्ती के डिब्बे पर रुक गया। उसे याद आया कि कैसे हर दिवाली पर सावित्री देवी उसके लिए अलग से एक डिब्बा लड्डू का रखती थी और कहती थी कि ये मेरी वर्किंग बहू के लिए है, इसे दिमाग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो मानसी ने रूखेपन से पूछा, खा लो जाकर, तुम्हें किसने रोका है? मुझे किसी ने नहीं रोका मानसी, अंकुर ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उस लड्डू में वो स्वाद नहीं आ रहा। माँ बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रही है। अलका और मंजू भाभी भी बार बार तुम्हारा जिक्र कर रही हैं। मंजू भाभी कह रही थी कि मानसी के बिना रंगोली कौन बनाएगा। अलका से तो सीधी लाइन भी नहीं खिंचती। मानसी चुप रही। अंकुर उठा और उसके पास किचन में आया। मानसी, 6 महीने हो गए हैं, क्या ये सज़ा काफ़ी नहीं है? माँ बुजुर्ग है, पुराने ख्यालातों की है, उनकी बातों का तरीका गलत हो सकता है।
लेकिन उनकी नीयत कभी गलत नहीं थी। उस दिन वो इसलिए नहीं चिल्लाई थी कि उन्हें पूजा की फिक्र थी, वो इसलिए परेशान थी क्योंकि सारे रिश्तेदार तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और उनके पास जवाब नहीं था। उन्हें गर्व है तुम पर, बस वो जता नहीं पाती। गर्व? कैसा गर्व अंकुर? मानसी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे स्वार्थी कहा था, क्योंकि गुस्से में इंसान वो बोल जाता है जो वो उम्मीद नहीं करता। और तुमने क्या किया? तुमने तो पूरा घर ही बांट दिया। अंकुर ने नरमी से कहा, देखो मानसी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। तुम्हें अलग रहना है रहो, लेकिन त्योहारों तो अपनों के साथ ही मनाए जाते हैं। अकेले दिए जलाने से रोशनी तो हो जाएगी, पर घर रोशन नहीं होगा। अंकुर कपड़े बदलने कमरे में चला गया। मानसी वहीं खड़ी रही। उसकी नज़र बालकनी से नीचे गई। आंगन में सावित्री देवी दिए सजा रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे। अलका उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सावित्री देवी उसे हटा रही थी। शायद वो किसी खास तरीके से दिए लगाना चाहती थी, वो तरीका जो मानसी जानती थी। मानसी के अंदर का अहंकार और उसका प्रेम आपस में युद्ध कर रहे थे। एक तरफ उसका स्वाभिमान था, जिसने उसे 6 महीने तक नीचे उतरने ही नहीं दिया, और दूसरी तरफ वो यादें थी जो उसे खींच रही थी। उसे याद आया कि जब पिछले साल उसे डेंगू हुआ था, तो यही सावित्री देवी थी जो रात भर जागकर उसके माथे पर पट्टियाँ रखती थी। तब वो वर्किंग वुमेन नहीं, सिर्फ उनकी बेटी थी। क्या एक डांट उस वात्सल्य से बड़ी हो गई? मानसी ने एक फैसला लिया। उसने अपनी अलमारी खोली। वहाँ एक लाल रंग की बनारसी साड़ी रखी थी, वही साड़ी जो सावित्री देवी ने उसे पिछली दिवाली पर दी थी। मानसी ने वो साड़ी पहनी, माथे पर बिंदी लगाई और हाथों में चूड़ियाँ पहनी। जब वो तैयार होकर बाहर निकली तो अंकुर उसे देखकर ठिठक गया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। चले? अंकुर ने धीरे से पूछा। कहाँ? अंकुर ने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। जहाँ मेरी रंगोली मेरा इंतजार कर रही है। मानसी की आवाज़ में एक भीगी हुई मुस्कान थी। दोनों सीढ़ियाँ उतरने लगे। मानसी के दिल की धड़कनें तेज थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी परीक्षा में जा रही हो। क्या वो उसे अपनाएंगे? क्या ताने मिलेंगे? जैसे ही वो आंगन में पहुंचे, सन्नाटा सा छा गया। मंजू भाभी जो फूलों की माला बना रही थी, एकदम से रुक गई। अलका जो दिए में तेल डाल रही थी, हैरानी से देखा। और सावित्री देवी जो तुलसी के पौधे के पास खड़ी थी, उनकी पीठ मानसी की तरफ थी। मम्मी जी। मानसी की आवाज़ बहुत धीमी थी, शायद हवा के झोंके से भी हल्की। सावित्री देवी की कंधे एक पल के लिए हिले। वो धीरे से मुड़ी। उनकी आंखों में चश्मे के पीछे एक नमी तैर रही थी। उन्होंने मानसी को ऊपर से नीचे तक देखा, उसी लाल साड़ी में, जिसे देखकर उनकी आंखें तरस गई थीं। मानसी आगे बढ़ी। उसे लगा कि उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, सफाई देनी चाहिए, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। वो सीधे सावित्री देवी के पैरों में झुक गई। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं भटक गई थी। मानसी सुबक पड़ी। सावित्री देवी ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने झुककर मानसी को दोनों कंधों से पकड़ा और उसे खड़ा किया। पगली कहीं की। सावित्री देवी का गला भराया था। माफ़ी तो गैरों से मंगवाई जाती है, अपनों को तो बस गले लगाया जाता है। और उन्होंने मानसी को अपने सीने से लगा लिया। उस एक आलिंगन में वो 6 महीने की सारी कड़वाहट, सारी दूरियां और सारे गिले शिकवे आंसुओं के साथ बह गए। देख मंजू, सावित्री देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि मेरी लक्ष्मी धनतेरस पर ज़रूर आएगी। देख, आ गई। मंजू और अलका भी दौड़कर आईं और मानसी से लिपट गईं। भाभी, आप आ गई, मेरी जान बच गई। अलका ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी सुबह से डांट रही हैं कि मुझे रंगोली बनाना नहीं आता। प्लीज़ ये रंगों के डिब्बे अब आप ही संभालो। मानसी ने मुस्कुराते हुए आंसू पोंछे। ला, इधर देख, और तू जा किचन देख। मंजू भाभी अकेले सब नहीं कर पाएंगी। माहौल एकदम से बदल गया। जो घर कुछ देर पहले तक बटा हुआ लग रहा था, अब एक इकाई बन गया था। मानसी ने रंगोली बनानी शुरू की। उसके हाथ जो लैपटॉप पर चलते हुए थकते थे, अब फर्श पर रंगों से कलाकृतियाँ उकेरते हुए थिरक रहे थे। थोड़ी देर के बाद मानसी के ससुर अशोक बाबू भी बाहर आ गए। मानसी को देखकर उनके चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ गई। बहू, अशोक बाबू बोले, वापस आ गई? ये अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखना, पेड़ की शाखाएं कितनी भी ऊंची क्यों ना चली जाएं, अगर जड़ से कट गई तो सूख जाती हैं। तुम आज की नारी हो, उड़ान भरनी चाहिए, लेकिन हौसला भी सलामत रहना चाहिए। जी बाबूजी। मानसी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे समझ आ गया है कि स्वतंत्रता का मतलब अकेले रहना नहीं, बल्कि सबके साथ सामंजस्य बना के चलना है। रात को जब पूजा शुरू हुई तो सावित्री देवी ने आरती की थाली मानसी के हाथ में थमा दी। ले, आज की आरती तू ही करेगी, आखिर घर की रोशनी वापस आ गई, सावित्री देवी ने कहा। मानसी ने अंकुर की तरफ देखा।
अंकुर गर्व और प्यार से उसे निहार रहा था। अब मानसी ने आरती शुरू की और पूरा परिवार ओम जय जगदीश हरे गाने लगा। तो मानसी को महसूस हुआ कि असली आज़ादी अकेलेपन में नहीं बल्कि इस अपनेपन में है। ऊपर वाले फ्लैट की वो खामोशी उसे काट रही थी, लेकिन यहाँ का ये शोर, घंटी की आवाज़, बच्चों का रोना, बर्तनों की खनक, यही तो जीवन का संगीत था। पूजा के बाद सबने मिलकर खाना खाया। मानसी के हाथ के बने दही बड़े सबकी प्लेट में परोसे गए। वाह मानसी, तेरे हाथ का स्वाद तो हम तरस ही गए थे, मंजू भाभी ने कहा। रात को जब सब सोने जा रहे थे, मानसी सावित्री देवी के कमरे में गई। वो अपने कमरे में दवाइयाँ ले रही थी। माँ जी, मानसी ने कहा, मैं कल से यहीं नीचे शिफ्ट हो जाऊँ। वो ऊपर वाला फ्लैट हम गेस्ट रूम बना देंगे। सावित्री देवी मुस्कुराईं। उन्होंने मानसी का हाथ अपने हाथों में लिया। तेरा घर है बेटा, तू जहाँ चाहे रहे, बस दिल से दूर मत जाना। और हाँ, कल सुबह जल्दी उठ जाना, गोवर्धन पूजा के लिए बहुत काम है। और सुन, ऑफिस जाना हो तो चली जाना, लेकिन बता के जाना। मैं इंतज़ार करती हूँ, चिंता करती हूँ, बस इसलिए तुझे डांटती हूँ। जी माँ जी, मानसी ने कहा। अब बिना बताए मैं नहीं जाऊँगी। उस रात शांति निवास में सचमुच शांति और खुशी का वास था। मानसी जब अपने कमरे में सोने गई तो उसे लगा कि वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर है। उसने सीख लिया था कि झुकने से कद छोटा नहीं होता, बल्कि इंसान और बड़ा हो जाता है। दिवाली के दिए बाहर जल रहे थे, लेकिन मानसी के मन का अंधकार आज हमेशा के लिए मिट चुका था। परिवार का प्रेम वो धागा था जिसने टूटी हुई माला को फिर से पिरो दिया था, और इस बार ये माला पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।